Hey everyone, good morning, namaste, Radhe Radhe, and welcome back to my DTU study channel, Down to Up Study. So, as you know, we have started a series पढ़ो वही जो हो सही। इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आपके लिए नया लेक्चर लेके आए हैं और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि ये करंट अफेयर्स के कौन से टॉपिक लेके आए हैं। हम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं लेके आते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ये एक टॉपिक तो आर्ट एंड कल्चर का है और दूसरा डेज़ एंड इवेंट्स, जो भी डेज़ इनकी दिवस मनाए गए हैं और जो उनकी थीम्स रही हैं उनको हम सिर्फ लेक्चर में देखेंगे नहीं बल्कि याद भी करते चलेंगे साथ ही साथ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कम है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन में पेपर में आपके आने के पूरे चांसेस हैं। बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे जो हमारा है ये अर्थ डे वगैरह जो भी डे और उनकी थीम रही हैं उनको हम देखते हैं, यानी कि दिवस और थीम जो भी 2024 से 25 में हुए हैं उनको हम देखते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या था। जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है ये वर्ल्ड का बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ना कि भारत का। तो उसकी थीम क्या रही है, जो इसका आंसर है वो हम सी की तरफ जाएंगे, एकजुट हो कार्य करें और समाप्त करें। तो इसको याद रखने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ कि अगर विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 की थीम पूछी जाए तो आप क्या करें। देखिए, कुष्ठ जो रोग ऐसा है जिसमें एकजुट लोग पास नहीं होते हैं। लोग पास आने लोग जिसको कुष्ठ रोग होता है, लोग उसके पास नहीं जाना चाहते हैं, तो उससे बात नहीं करना चाहते हैं। तो इसको आप ऑपोजिट कर लें कि कुछ रोग की जो थीम है उसमें एकजुट की बात की गई कि आप एकजुट होइए और उस पर कार्य करिए, जिस उसका ऑपोजिट सोच लें। तो इसका आंसर जो है वो भी सी है, बिल्कुल सही यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या था। तो इसका जो आंसर है वो आप देखेंगे डी उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। तो जो आंसर बहुत ही अट्रैक्टिव लगे ऑप्शन में तो आप उसी को टिक करें। देखिए, इन सभी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है ना वो डी ही लग रहा है कि बालिकाओं का उज्जवल भविष्य करना है और उनको सशक्त करना है। तो आंसर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम किसने लॉन्च किया है। क्या अमित शाह ने, या फिर नरेंद्र मोदी ने, भूपेंद्र सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो बी है, नरेंद्र मोदी जी ने जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150वां जो स्थापना दिवस था उसमें मिशन मौसम शुरू किया है। तो वो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। आंसर बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये जो है ना अभी मनाया गया नहीं है, तो मतलब अभी शुरुआत हुई है। तो क्या 14 जनवरी से? नहीं, इसका जो आंसर है हम सीधे आपको डायरेक्ट बताते हैं आंसर पे। जो इसका 16 जनवरी 2025 से लोकपाल दिवस की शुरुआत मतलब मनाया जाएगा। लोकपाल की शुरुआत कब से हुई, तो वो 2015 से एक एक्ट आया था और लोकपाल जो है ना वो एग्जिस्ट करने लगे हैं। इनका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या है, इनके विषय क्या था। तो इसमें भी आप क्या करें, जो सबसे अट्रैक्टिव हो, जो सबसे लगे कि ये बहुत अच्छा मतलब फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है, वही तो आंसर होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसमें जो आंसर है सी है, विकसित भारत विकसित भारत के विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त करना। आंसर सी जो है ना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें ये लचीलापन से क्या यहाँ मतलब है, लचीलापन मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होना, इनकी जब आप विश्व के पर्यटन, विश्व के टूरिज़्म पर निकलें तो उसमें कोई झंझट ना आए, कोई रुकावट ना आए, बहुत ही फ्लैक्सिबल आपका आना जाना हो। तो उसके लिए जो है ना
जो हमारे यूएनओ है उसके द्वारा ये विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया मतलब दिन घोषित किया गया है। तो वो कौन सी डेट है? तो इसका जो आंसर है वो आप देखेंगे 17 फरवरी। 17 फरवरी है। आंसर बी इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व रेडियो दिवस 2025 का विषय क्या था? तो जो इसका जो आंसर है वो बी है, रेडियो और जलवायु परिवर्तन। आंसर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रेडियो के जरिए इसमें अच्छा जलवायु परिवर्तन क्यों लिखा है, तो इसकी थीम क्यों रखी गई है, क्योंकि जो रेडियो के ज़रिए जलवायु परिवर्तन पर काफ़ी मतलब लोगों को जागरूक किया गया है, तो इस वजह से इसकी जो थीम रही है वो रेडियो और जलवायु परिवर्तन रहा है। सो इसका जो आंसर है वो बी इज़ करेक्ट हियर। सो गाइस 8 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे। 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का विषय क्या था? जो भुवनेश्वर में ये 8 से 10 जनवरी तक चला और 18वां प्रवासी दिवस था। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी, क्या एक साथ एक मजबूत भारत का निर्माण करना? जी बिल्कुल नहीं। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान क्या रहा है, वो इसकी थीम थी। तो आंसर बी की तरफ चलेंगे, बी इज़ करेक्ट हियर। प्रवासी जो है ना वो कौन होते हैं? तो प्रवासी जो मान लिया भारत से जो भी लोग हैं, भारत के रेसिडेंशियल और दूसरी कंट्री में मतलब काम के पर्पज़ से, जॉब के पर्पज़ से जाते हैं और वहाँ से रेमिटेंस मतलब जो इनकम लेकर आते हैं इंडिया में, तो वो इंडिया में इन्वेस्ट होती है, तो इंडिया की जो है ना वो जीडीपी ग्रोथ होती है। तो उसको जो वो मतलब वहाँ से जो इनकम लेके आते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो इसीलिए उनका ये इसमें हमारी जीडीपी में काफ़ी योगदान रहता है। तो इसीलिए विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसकी थीम रखी गई है। तो आंसर जो है वो बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रत्येक वर्ष जन औषधीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या 6 मार्च है, 7 मार्च है, 8 मार्च है या फिर 9 मार्च है? तो जो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है वो है 7 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। आप कैसे याद रखेंगे इसको? जन औषधीय, औषधीय में सा आ रहा है, सा आ रहा है, सा से आप 7 याद रख लीजिए, सा से आप 7 याद रख लीजिए। तो 7 जो है ना वो मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 10, नो स्मोकिंग डे 2025 का विषय क्या है, क्या थीम है? तो क्या ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम स्मोकिंग है? जी बिल्कुल नहीं। अनमास्किंग द अपील, बिल्कुल आंसर बी इज़ बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आजकल देखेंगे भाई ये ट्रेंड सा चल गया है। आप जब भी कभी बाहर निकलें, खासकर आप अगर किसी कॉलेज के सामने से निकल रहे हैं तो उसके आसपास देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, मतलब देख के इतना बुरा लगता है, इतना हर्ट फील होता है कि कैसे ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, इतना स्मोकिंग करते हैं कि जो मतलब कॉलेज जाते हैं, घर से जो भी उनको खर्चे के पैसे बजट मिलता है वो स्मोकिंग में उड़ा देते हैं। तो जो है ना इस वजह से इसका जो विषय रखा गया है, थीम रखा गया है, वो है अनमास्किंग दी अपील। अनमास्क करना है यानी जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। सो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में जो भी 2024 से 25 में जो भी न्यूज़ में रहे हैं, कोई फेस्टिवल हो, कोई इवेंट्स रहे हैं, तो उनको हम चलो देख लेते हैं। सो कला और संस्कृति टॉपिक है। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी करते हुए। सो क्वेश्चन फर्स्ट, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये इसका आंसर ज़रूर पता होगा। पोंगल जो है ना वो किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 6 मार्च 2025 तक बर्लिन में आयोजित प्रमुख पर्यटन मेला कौन सा था? तो जो क्या यूरोपीय यात्रा बाजार था, या फिर विश्व पर्यटन मेला था, या फिर बर्लिन यात्रा प्रदर्शनी था, या फिर ITBP बर्लिन था? तो जो इसका आंसर है डी इज़ करेक्ट हियर, ITB बर्लिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। थर्ड क्वेश्चन, तोड़ा जनजाति कहाँ रहती है? जो तोड़ा जनजाति है क्या वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में रहती है, अरुणाचल प्रदेश हिमालय में रहती है,
नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है, मध्य प्रदेश की ढिंढोरी ज़िले में रहती है। देखिए मध्य प्रदेश की जो ढिंढोरी ज़िला है वहाँ पर ढिंढोरी नाम की ही जनजाति रहती है, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि ये आपका इंडिया है, ये तमिलनाडु है, ये केरला वाला, ये कर्नाटक वाला एरिया है। तो जो तमिलनाडु में और कर्नाटक और जहाँ पे केरला का जो जंक्शन मिलता है जिसको नीलगिरी बोलते हैं, जहाँ पे तीनों तीनों जो स्टेट मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो उन्हीं पहाड़ियों में टोडा जनजाति का निवास है। ओके, सो आंसर इसका जो है वो सी इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर जो है ना वो रटा ही हुआ होगा। हॉर्नबिल जो है ना वो नागालैंड का फेस्टिवल है, और हॉर्नबिल जो है ना वो एक बर्ड है, मतलब एक चिड़िया है जो कि प्रवासी चिड़िया है। और ये जो फेस्टिवल है ये 25 नंबर का, क्योंकि 2000 से नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाना स्टार्ट हुआ है। पहले क्या हुआ करता था कि पहले ये लोग जागरूक नहीं थे, तो हॉर्नबिल जब भी इनके यहाँ पर आती थी प्रवास करके तो ये लोग इसको बहुत मारते थे। फिर मतलब इसके बारे में सरकार द्वारा जागरूक किया गया, तो अब जो है ना ये लोग उसको कंजर्व करते हैं, उसको बचाते हैं, और उसी मतलब उसको कंजर्वेशन के तौर पर ही इसको फेस्टिवल मनाना शुरू कर दिया है। तो यही लोग अब इसकी पूजा करने लगे हैं, इसका त्यौहार मनाने लगे हैं नागालैंड वासी। तो नागालैंड में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गणतंत्र दिवस की झांकी का मुख्य विषय क्या था? तो क्या बिहार के सांस्कृतिक उत्सवों का प्रदर्शन, या फिर बिहार की मूर्त संस्कृति का प्रदर्शन, या फिर बिहार की कृषिगत प्रणाली को उजागर करना, या फिर बिहार के आधुनिक विकसित दृश्य को प्रदर्शित करना? तो इसका जो आंसर है वो बी इज़ करेक्ट हियर, बिहार की मूर्त संस्कृति का दर्शन। देखिए जब गणतंत्र दिवस हमारा होता है तो अलग अलग राज्य जो है ना अपनी अपनी झांकियों का प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें क्या रैंक भी मिलती है कि किस राज्य की मतलब झांकी सबसे बेस्ट रही है, कौन से सेकेंड नंबर पे, कौन से थर्ड नंबर पे। और अपने अपने राज्य के मतलब बारे में वो लोग अलग अलग थीम लेके आते हैं, सबकी अलग अलग थीम होती है। तो मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि जो 2025 में गणतंत्र दिवस पर जो फर्स्ट राज्य रहा था, मतलब जिसकी झांकी फर्स्ट नंबर पे रही थी, वो यूपी था। उत्तर प्रदेश ही फर्स्ट पर रहा था जिसकी झांकी सबसे फर्स्ट नंबर पे आई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मराठा इतिहास के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में देखी गई सेना साहिब सूबा की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो क्या महादजी सिंधिया को, या फिर राघोजी भोसले को, बालाजी विश्वनाथ को, या जिमा जी अप्पा को? तो जो इसका आंसर है वो बी है, राघोजी भोसले। मैं आपको एक हिस्ट्री में बता देती हूँ, अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी हो तो उसमें जो बाजीराव प्रथम होते हैं वो कहते हैं राघोबा। राघोबा वो किसका नाम रखते हैं? तो जो मस्तानी का जो पुत्र हुआ था, तो उस मस्तानी ने उसका नाम कृष्ण रखा था, लेकिन जो बाजीराव थे इन्होंने अपने वंश पर इसका नाम राघोबा यानी राघोबा रखा था। तो जो आंसर इसका बी है, इनको सेना साहिब सूबा कहते हैं। तो जो इन्होंने मतलब ये भोंसले जो वंश को काफ़ी आगे बढ़ाया था, और इन्होंने बंगाल हो गया, मराठा वाले क्षेत्र में काफ़ी विस्तार किया था। आंसर बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओडिशा के किस त्योहार को हाल ही में राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला है? तो क्या रथ यात्रा को, दुर्गा पूजा को, या बाला, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये बाली है, बाली यात्रा। और मकर संक्रांति, तो किसको राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला हुआ है? तो बाली यात्रा को। ये ओडिशा की है, ओडिशा का फेस्टिवल है, इसको राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है, बाली यात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 16वां भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया था? क्या रांची में, फिर धनबाद में, या फिर जमशेदपुर में, या फिर रामगढ़ में? तो जो इसका आंसर जो है वो आंसर ए इज़ करेक्ट हियर, रांची में अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला आयोजित किया गया, जो कि 16 नंबर का था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है। संक्रांति समारोह के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पतंग
और मिठाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? क्या गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, या फिर तेलंगाना में? तो ये जो आंसर है, इसका आंसर डी इज़ करेक्ट हेयर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, तो आने के पूरे चांसेस हैं। इसका जो आंसर है वो तेलंगाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सो निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ में इनमें से कौन नहीं है? क्या बनारस का संगीत नहीं है, या फिर कोझिकोड का साहित्य नहीं है, चेन्नई का संगीत नहीं है, या फिर पुणे का साहित्य नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, जो इसका आंसर है वो डी है। मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसके अलावा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। यूनेस्को के द्वारा कई सारी मतलब एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं। एक तो फर्स्ट में इसके बारे में बता देती हूँ आपको, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ जो है ना, वो लगभग इंडिया में मतलब टोटल जो भारत की अगर हम बताएं तो पूरे वर्ल्ड में चलती हैं, लेकिन भारत से जो क्रिएटिव सिटी यूनेस्को में रखी गई हैं वो हैं टोटल 8 हैं। जिनमें से अगर मैं आपको नाम बताऊं, आप शुरुआत से, मैं याद करने का आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप शुरुआत से चलें नॉर्थ इंडिया से। एक तो नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे श्रीनगर है, जो कि क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए रखी गई है। आप दूसरे नंबर पे आइए उत्तर प्रदेश में बनारस। तो बनारस किसके लिए है, आप ही बताइए? तो वो जो है ना, म्यूज़िक के लिए फेमस है, तो ये भी क्रिएटिव सिटी में आता है। फिर आप राजस्थान में आइए। राजस्थान में 2 सिटीज़ हैं, एक है जयपुर, दूसरा है ग्वालियर। जयपुर जो है ना, वो भी जयपुर भी संगीत के लिए है और ग्वालियर भी म्यूज़िक के लिए है, दोनों म्यूज़िक के लिए फ़ेमस हैं। फिर आप महाराष्ट्र में आइए, तो महाराष्ट्र का जो मुंबई है वो फ़िल्म इंडस्ट्री है, तो वो भी क्रिएटिव सिटी में आता है। फिर तमिलनाडु का जो है ना, कोझिकोड, और एक है चेन्नई। 2 के 2 दोनों, जो चेन्नई है वो क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक के लिए है, और कोझिकोड जो है ना, वो लिटरेचर के लिए है, जो कि 2024 में ऐड किया गया है। तो टोटल 8 जो है ना, वो क्रिएटिव सिटीज़ हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यूनेस्को की जो है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट चलाता है। मतलब वर्ल्ड में कितनी हेरिटेज साइट हैं, तो अगर मैं बताऊं इंडिया में यूनेस्को द्वारा कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंडिया द्वारा जो है, इंडिया की जो, वो 43 हैं। टोटल इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को में रखी हुई हैं वो 43 हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जो 43 नंबर की जो साइट है वो है मोईदम, जो कि असम की है, और जो 2024 में रखी गई है। इसके अलावा जो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है, उसको कहते हैं यूनेस्को क्या, हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो हो गया। यूनेस्को एक और साइट चलाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। यूनेस्को, सॉरी, मैं अभी बता रही हूँ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, और इसके अलावा यूनेस्को द्वारा हाँ, इंटेंजिबल साइट, सॉरी, यूनेस्को इंटेंजिबल साइट्स भी यूनेस्को द्वारा चलाई जाती हैं, जो कि इंडिया की इंटेंजिबल साइट 9 है। अब इंटेंजिबल साइट क्या होती हैं? जैसे कोई म्यूज़िक हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, जैसे कि इंडिया का जो योगा है, नवरोज़ है, एक वो जो डांडिया वाला, जो कि गुजरात में होता है, वो रखा गया है। तो ये है ना इंटेंजिबल साइट। टोटल 9 इंटेंजिबल साइट जो है ना, वो यूनेस्को में रखी गई हैं। सो ये आज का लेक्चर हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और प्लीज़ इसको रिवाइज़ ज़रूर करें। और बहुत ही, मतलब मैं आपको कैसे भरोसा दिलाऊँ, ये बहुत ही मैं ऑथेंटिक क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं, और बिल्कुल इनमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आप कब किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं करंट अफेयर्स के, और यही क्वेश्चन आते हैं जो कि हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, फिर हमें लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गया। तो ये आप रिवाइज़ ज़रूर करते रहें। सो थैंक यू गाइज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। थैंक यू।